चलिए सेशन की शुरुआत किया जाए। तो इस सेशन में हम देखेंगे 2.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या कंसेप्ट है, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको हेडिंग लगाना है रिलेशन संबंध, ठीक है ना, रिलेशन संबंध। तो देखते हैं रिलेशन संबंध क्या होता है। इसके पहले आपने क्या पढ़ा, कार्तीय गुणन पढ़ा, ठीक है ना। कार्तीय गुणन अगर हमारे पास 2 3 4 सेट है तो उनका मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है वो चीजें आपने सीख ली है। अब आगे हम सेशन में देखेंगे कि रिलेशन क्या होते हैं, संबंध क्या होते हैं। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे लिखा है कि दो समुच्चय P इक्वल टू, एक समुच्चय हमारे पास P है जिसमें A B C एलिमेंट्स है और एक समुच्चय Q है जिसमें अली है, भानु है, बिनोय है, चंद्रा है और दिव्या है। तो यहाँ पे 5 कैंडिडेट हैं और यहाँ पर P में A B C हमारे 3 अल्फाबेट है स्टार्टिंग की। अब यहाँ पर अगर P क्रॉस Q निकालें, ठीक, मतलब P और Q का कार्तीय गुणन अगर हम देखें तो बताइए P और Q का कार्तीय गुणन तो आप निकाल सकते हैं। तो बताइए P और Q का कार्तीय गुणन चाहिए तो A का किससे होगा, अली से, तो A कामा अली हो गया। फिर A का किससे होगा, भानु से होगा, तो A कामा भानु होगा। फिर A कामा बिनोय होगा, फिर A कामा चंद्रा होगा। तो हमने डॉट डॉट करके लास्ट में क्या मिलेगा, C कामा विद्या, तो C कामा विद्या मिलेगा। तो अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमने लिखा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P क्रॉस Q, मतलब P और Q के कार्तीय गुणन में कुल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे। तो ये पहला, ये दूसरा। तो बताइए नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने का तरीका क्या होता है कार्तीय गुणन में। तो आप P में देख ले कितने एलिमेंट्स हैं, 3 है और इसमें 5 है, 3 5 15, तो आंसर कितना आएगा 15। ये चीजें आपने देख लिया है, ठीक है, जब आप 2.1 का सेशन देख रहे थे। अब देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर P क्रॉस हमको Q मिल गया, P और Q का कार्तीय गुणन मिल गया और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द P क्रॉस Q इक्वल टू द 15। नाउ अब हम कार्तीय गुणन P क्रॉस Q के प्रत्येक क्रमिक युग्म को x कामा y के रूप में देखें तो अब कह रहा है कि जब आप P और Q का कार्तीय गुणन निकाले हैं तो यहाँ पर A कामा अली, ठीक, A कामा भानु, ये जितने भी क्रमिक युग्म हैं अगर इनको हम x कामा y के फॉर्मेट पर लेके चलें, जैसे आप निर्देशांक पढ़ते हैं ना, x कामा y लिखते हैं, तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जितने भी क्रमिक युग्म हैं उनको अगर x कामा y के तौर पे अगर देखा जाए तो x प्रथम घटक और y द्वितीय घटक है। सही बात है, अगर x कामा y है तो x प्रथम घटक कहा जाएगा और y क्या कहा जाएगा, द्वितीय घटक। ये चीजें आप लोग जानते हैं। अतः आगे करा है, अतः यहाँ x और y के बीच एक संबंध स्थापित कर P क्रॉस Q का एक उप समुच्चय प्राप्त करेंगे। कह रहा है कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, x और y के बीच में एक संबंध स्थापित करेंगे, एक रिलेशन स्टेब्लिश करेंगे, ठीक है ना। जो हमारा P क्रॉस Q का क्या होगा, एक उप समुच्चय होगा। मतलब x और y में जो हम रिलेशन बनाएंगे, जो संबंध बनाएंगे, वह P क्रॉस Q का क्या होगा, एक उप समुच्चय होगा। अच्छा, उप समुच्चय के बारे में भी आप जानते हैं कि किसी भी समुच्चय का उप समुच्चय जो होता है या तो उसके बराबर हो सकता है या तो उससे क्या होगा, स्मॉलर साइज में होगा, ठीक। ये सब चीजें आपने पढ़ लिया है सेट में। आगे चले, संबंध को R से निरूपित किया जाता है। अब कह रहा है कि जो रिलेशन आप बनाएंगे x और y में, ठीक, तो रिलेशन जो x और y में बनाएंगे उस रिलेशन को हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं, किसे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल R से। तो इस चैप्टर में कैपिटल R कहीं पर लिख दिया जाता है तो आप यही समझेंगे कि कैपिटल R क्या है। यह कैपिटल R जो होगा वह 2 सेट या 3 सेट या किसी सेट का उसी सेट से जो कार्तीय गुणन होगा, ठीक, उसी से एक निकला संबंध होगा, एक रिलेशन होगा, ठीक, मतलब उसी का एक उप समुच्चय होगा, ठीक। अभी तक आपने ये बात जानी कि जो रिलेशन हम बनाएंगे वह रिलेशन जो बनेगा वह रिलेशन कार्तीय गुणन का उप समुच्चय होगा, मतलब जब भी आएगा उसी से आएगा। अब देखिए, जैसे अब यहाँ पर एक रिलेशन हम R बनाना चाहते हैं। अच्छा, ये रिलेशन जो R बनाना चाहते हैं, बताइए किस पर बनाना चाहते हैं। पहले तो कार्तीय गुणन होगा हमारे पास, ठीक, कार्तीय गुणन जो होगा उस पर बनाएंगे। तो अब कह रहा है कि कैपिटल R, अब कैपिटल R रिलेशन क्या है वो बता रहा है। अच्छा, जो भी रिलेशन होगा उसको हम या तो रोस्टर या तो समुच्चय निर्माण विधि में लिखेंगे, रोस्टर या सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक। आप जानते हैं कि समुच्चय को निरूपित करने के 2 तरीके होते हैं, रोस्टर होता है और सेट बिल्डर फॉर्म होता है, ठीक है ना। रोस्टर में आपको साक्षात दिखाई देता है जो एलिमेंट्स होते हैं, जबकि सेट बिल्डर फॉर्म में वर्बल में लिखा होता है। वर्बल मतलब भाषा के तौर पे लिखा होता है कि स्टेटमेंट गिवन होता है, ठीक है, ये चीजें आप लोग जानते हैं। अब देखिए कैपिटल R इक्वल टू यहाँ पर है इन द सेट में लिखा हुआ है x कामा y। अब देखिए x कामा y यहाँ पे छोटा ब्रैकेट लगा हुआ है, स्मॉल ब्रैकेट है, इसका मतलब ये क्या है, क्रमिक युग्म है, ठीक। तो यह जो क्रमिक युग्म है, अब कह रहा है कि ये डिफाइन कैसे है, x कामा y। अब कोलन का मतलब क्या होता है, सच दैट x कामा y कुछ इस तरीके से है कि x जो है नाम y का प्रथम अक्षर है, ठीक, मतलब x जो होगा वह y जो नाम होगा उसका प्रथम अक्षर होगा, ठीक, उसका जो वर्ड है, उसका जो y जो नाम होगा उसका फर्स्ट लेटर होगा। अब कह रहा है कि जो x है, x बिलोंग करेगा सेट P से, समुच्चय P आपने जो माना है सेट P से बिलोंग करेगा, और y जो है y बिलोंग करेगा आपका समुच्चय Q से। आगे देखिए, अब कैपिटल R इक्वल टू, अब देखिए कैपिटल R बनेगा क्या,
तो पहले तो हम y को देखें, तो y अगर हम देखें तो बताइए y में हमारे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। ठीक, तो y में अगर हम देखें सॉरी x का y अगर है तो y बिलोंग करता है अगर q से, तो q में कौन कौन एलिमेंट्स है, अली है, भानु है, बिनॉय है। तो बताइए यहाँ पर अली है, तो कह रहे कि अगर यहाँ पे अली है तो अगर y का वैल्यू अगर अली है, अगर y किसको रिप्रेजेंट करता है, अली को, तो यक्स कौन सा आएगा, यक्स वही आएगा जो अली का पहला लेटर होगा। तो बताइए अली यहाँ पर है, तो बताइए सेट पी में ए है, इसका मतलब रिलेशन जो पहला बनेगा वह का क्या बनेगा, ए कामा अली, तो पहला क्रमिक ये आएगा। अच्छा, अगला क्या है, भानु और बिनॉय। तो बताइए भानु का बी है, यहाँ पे बिनॉय का भी बी है, मतलब बी कामा भानु बनेगा, बी कामा बिनॉय बनेगा, तो बी कामा भानु हो गया, बी कामा बिनॉय हो गया। अच्छा, अगला है सी। तो बताइए सी है, तो सी से यहाँ पे स्टार्टिंग चंद्रा है, तो चंद्रा यहाँ पे सी मिल गया, तो सी कामा चंद्रा हो गया। अच्छा, यहाँ पे दिव्या है, तो बताइए यहाँ पे दिव्या है तो डी आना चाहिए एक्स का वैल्यू। अब बताइए पी जो सेट पी है क्या उसमें डी है, नहीं है। ठीक, अगर सेट पी में अगर डी नहीं है तो अब यहाँ पे हम डी कामा विद्या नहीं बना सकते, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ मेंशन है कि जो यक्स है वह पी से ही बिलोंग कर रहा है। ठीक, मतलब यक्स जो है वो किससे बिलोंग करता है, पी से। तो यक्स पी से, तो डी अगर हमने देखा तो डी तो पी में है नहीं, तो जो चीजें होंगी वही उसी से तो आप रिलेशन बनाएंगे। ठीक है ना। अब यहां तक हमको पता चला कि सर ये जो आपने रिलेशन बनाया, यह जो रिलेशन यहाँ पे बन के तैयार हुआ है, बताइए इसमें पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, चार एलिमेंट्स। बताइए ये चारों जो एलिमेंट्स है, यह चारों एलिमेंट्स क्या पी क्रॉस क्यू के ही अंदर से तो आए हैं। पी क्रॉस क्यू में जितने एलिमेंट्स हैं क्या उसी के ये तो सबसेट हैं। तो इसलिए कहा गया कि जो भी रिलेशन होता है किसी सेट पर वह उसके कार्तीय गुणन का ही एक उप समुच्चय होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कार्तीय गुणन के बेसिस पर ही हम रिलेशन को फाइंड आउट करते हैं, और रिलेशन इज द सबसेट ऑफ द कार्तीय गुणन। ठीक, जो आपका रिलेशन होता है किसका सबसेट होता है, कार्तीय गुणन का होता है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए संबंध आर का दृष्टि चित्रण, दृष्टि चित्रण को मैपिंग कहा जाता है। संबंध आर का दृष्टि चित्रण या मैपिंग, जिसे तीर आरेख एरो डायग्राम कहा जाता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर एक बनाया है और यहाँ पर एक सर्कल बनाया। अब देखिए ध्यान से, अगर ये दोनों सर्कल बने हुए हैं इस तरीके से, ये दोनों सर्कल बने हुए हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं मैपिंग। इसको हम लोग क्या कहते हैं, मैपिंग। ठीक, ये आपका मैपिंग होता है। अच्छा, मैपिंग किसका, जो रिलेशन आर है उसका मैपिंग। ठीक, अब रिलेशन आर क्या था, ये रिलेशन आर जो आपने कैपिटल आर बनाया था, बताइए उसमें क्या था, ये अली था। ठीक, बी बिनॉय था, बी भानु था, ठीक ना, सी चंद्रा था। तो अब उसी चीज को हम क्या करेंगे, हम दृष्टि चित्र से निरूपित करेंगे। दृष्टि चित्र से निरूपित किया जब जाता है तो इस फॉर्मेट में निरूपित किया जाता है। अब देखिए ध्यान से, अब यहां पर क्या होगा, हमारे पास यक्स के एलिमेंट्स होंगे और यहाँ पे किसके एलिमेंट्स होंगे, वाई के एलिमेंट्स होंगे। तो जो रिलेशन है, रिलेशन में बताइए ए बी सी है, और जो रिलेशन है उसमें वाई की वैल्यू क्या है, अली है, भानु है, बिनॉय है, चंद्रा है, दिव्या है। अब बताइए ए किससे रिलेट किया वहां पर, अली से। तो ए की मैपिंग, ए का जो क्रमिक युग्म में किससे है, अली से है। तो ए को हम मिलाएंगे किससे, अली से। ए को हमने मिला दिया अली से और यहाँ पे हमने एरो दिखा दिया। इसका मतलब ये हुआ कि ए का जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो किससे बनेगा, अली से बनेगा, मतलब ए कामा अली। ठीक, अब देखिए बी का किससे, बी का भानु से है, बी का बिनॉय से है। तो यहाँ पे मैपिंग किया गया, एरो इस तरीके से दिखाया गया कि बी जो है रिलेट करता है भानु से और बी रिलेट करता है बिनॉय से। ऐसे ही सी किससे रिलेट करता है, चंद्रा से। अब देखिए डी यहाँ पे दिव्या किसी से भी रिलेट नहीं करेगी एक्स में, ठीक है ना, क्योंकि जितना रिलेशन डिफाइन था रिलेशन के बेसिस पर ही हम जो दृष्टि चित्रण है, जो मैपिंग है उसको दर्शाते हैं। तो इसका मतलब ये पता चल गया कि हमारा जो रिलेशन होता है, रिलेशन को हम तो या क्या काम करें कि रोस्टर विधि में दिखाएं, या तो सेट बिल्डर में दिखाएं, या तो हम मैपिंग के तौर पर दिखाएं। तो इसका मतलब यह हुआ कि रिलेशन को दिखाने के लिए दो समुच्चय का तो सारा हो गया कि दो समुच्चय के बेसिस पर रोस्टर और सेट बिल्डर में दिखाते हैं, और तीसरा हो गया मैपिंग से। ठीक, तो देखिए बाई मैपिंग जो होता है, मैपिंग से आपको और क्लियर हो रहा होगा कि ये जो रिलेशन है हम सर लिख सकते हैं ए कामा अली, ठीक, बी कामा भानु, बी कामा बिनॉय और सी कामा चंद्रा। ठीक है, हमारा रिलेशन हो गया। तो पेपर में कभी हो सकता है आपको मैपिंग दे दे और मैपिंग दे दे कह दे कि रोस्टर में लिखिए, ठीक, या रोस्टर दे के कहे कि इस रिलेशन को सेट बिल्डर में लिखिए, या तो सेट बिल्डर दे दे कहेगी कि रोस्टर में लिखिए। तो इन तीनों में इर्द गिर्द आपको घुमाता रहता है। ठीक, अब आगे चलते हैं। अब आगे हम डिफिनीशन देखते हैं। तो रिलेशन के बारे में हमको पता चल गया कि रिलेशन जो होता है वो कार्तीय गुणन का सबसेट होता है, दैट में। ठीक, अब देखिए ध्यान से, अब इसका डिफिनीशन क्या है, अब रिलेशन का डिफिनीशन देख लेते हैं। तो जो आपकी बुक का डिफिनीशन है वही डिफिनीशन यहाँ पर है, अलग डिफिनीशन तो हम ला नहीं सकते अलग से, चीजें तो वही होंगी ना। ठीक, अब देखिए ध्यान से यहाँ पर अब कह रहे हैं कि डिफिनीशन इसका क्या है। डिफिनीशन आप चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं आपको क्लियर हो गया तो आप इसकी करके आगे बढ़ सकते हैं क्वेश्चन की तरफ।
अब कह रहा है कि दो अरिक्त समुच्चय ए से बी में। अब कह रहा है कि अगर आपके पास दो अरिक्त समुच्चय है, आपको ध्यान देना है कि कार्तीय गुणन जब होता है तो कार्तीय गुणन में अवयव क्रमिक युग्म तभी मिल सकते हैं जब ए और बी दोनों अरिक्त समुच्चय हों। मतलब जिस सेट का आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों सेट अरिक्त होने चाहिए। ठीक है, अगर कोई रिक्त मिल गया तो इसका मतलब आपको कार्तीय गुणन के कोई एलिमेंट्स नहीं मिलेंगे। ठीक है ना, ये चीजें आप देख चुके हैं 2.1 के कंसेप्ट में। अब यहाँ पर ए से बी में हम ए से बी में एक संबंध बनाएंगे। संबंध कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी का एक उप समुच्चय होता है। ठीक, ये बातें आप जानते हैं कि ए क्रॉस बी का ही जो उप समुच्चय होता है वही रिलेशन होता है। यह उप समुच्चय ए क्रॉस बी के क्रमिक युग्मों के प्रथम तथा द्वितीय घटकों के मध्य एक संबंध स्थापित करने से प्राप्त होता है। सही बात है कि जो ऑर्डर पेयर क्रमिक युग्म होते हैं प्रथम और द्वितीय घटक के बीच में एक रिलेशन बनाया जाता है तभी तो प्राप्त होता है। अब देखिए ध्यान से, द्वितीय घटक प्रथम घटक का प्रतिबिंब कहलाता है। कह रहा है कि द्वितीय घटक मतलब जो x, y है उसमें जो y है y को हम प्रथम घटक का क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं, मतलब इमेज कहते हैं। जैसे यहाँ पे मैपिंग है तो बताइए a, अली है तो हम कहेंगे अली बताइए किसका इमेज है, तो अली किसका इमेज है, a का इमेज है। हम कहेंगे भानु किसका इमेज है तो आप कहेंगे बी का इमेज। हम कहेंगे बिनोय किसका इमेज है तो आप कहेंगे बी का इमेज। हम कहेंगे चंद्रा किसका इमेज है तो आप कहेंगे, हम कहेंगे दिव्या किसका इमेज है तो आप कहेंगे किसी का भी नहीं है। ठीक, समझ में आ गया। ठीक, तो कहा गया कि जो द्वितीय घटक होते हैं जो आप क्रमिक युग्म लिखते हैं उसमें जो द्वितीय घटक होता है उसको प्रथम घटक का प्रतिबिंब कहा जाता है। अच्छा, तब प्रथम घटक को द्वितीय घटक का क्या कहा जाएगा, तो प्रथम घटक को द्वितीय घटक का पूर्व प्रतिबिंब कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पूर्व प्रतिबिंब। जैसे हम कहें कि बताइए अली का पूर्व प्रतिबिंब क्या है तो आप कहेंगे ए है। भानु और विनाय का पूर्व प्रतिबिंब क्या है, बी है। अच्छा, चंद्रा का पूर्व प्रतिबिंब क्या है, सी है। ठीक है ना। अच्छा, हम कहें दिव्या का पूर्व प्रतिबिंब क्या है, आप कहेंगे कुछ भी नहीं है क्योंकि मैपिंग है, वहां पर ऑर्डर पेयर ही नहीं है उसका, तो हम कैसे बताएंगे। ठीक है ना। अब आपको समझ में आ गया, द्वितीय घटक आपका इमेज होता है, प्रथम घटक आपका प्री इमेज होता है। अच्छा, किसका होता है, ठीक, द्वितीय घटक जो होता है फर्स्ट एलिमेंट्स का प्री इमेज होता है, और जो आपका फर्स्ट एलिमेंट्स होता है, प्रथम जो घटक होते हैं वो सेकंड एलिमेंट का क्या होता है, प्री इमेज होता है, पूर्व प्रतिबिंब होता है। आगे चलिए अब नोट पॉइंट देखते हैं। नोट फर्स्ट पहला पॉइंट यहाँ पे है। ठीक, अब नोट आपको करके लिख लेना है, जो चीजें हमने पढ़ी हैं उसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्या नोट पॉइंट है, वो चीजें हमको देखनी है। तो देखिए आप लिखा नोट पॉइंट फर्स्ट, समुच्चय ए से बी में संबंध आर के क्रमिक युग्मों में प्रथम घटक के समुच्चयों को संबंध आर का प्रांत कहा जाता है। अच्छा, डिफिनेशन आप एकदम क्लियर कट लिखेंगे क्योंकि यह डिफिनेशन जो है प्रांत किसे कहा जाता है, तो जो रिलेशन आर होगा उसमें जो क्रमिक युग्म होंगे उसमें जितने भी प्रथम घटक आपको दिखाई दे रहे हैं, तो प्रथम घटक के अवयवों को अगर आप समुच्चय में लिख देते हैं, प्रथम घटक के अवयवों को समुच्चय में लिख देते हैं, वही क्या होता है, प्रांत कहलाता है। ठीक, ये चीजें हो गई। और संबंध आर के क्रमिक युग्मों के द्वितीय घटक के समुच्चयों को संबंध आर का परिसर कहा जाता है। कह जो रिलेशन आप आर बनाएंगे, ठीक, ध्यान देना है कि प्रांत और परिसर, ठीक, वो रिलेशन से ही आता है। जो रिलेशन आप आर बनाएंगे, रिलेशन आर में जितने भी क्रमिक युग्म होंगे उसमें जो सेकेंड एलिमेंट होगा, जो द्वितीय घटक होगा, सेकेंड एलिमेंट को अगर आप समुच्चय में बंद करके रखते हैं, समुच्चय में दिखाते हैं, तो वो समुच्चय जो होगा उसको हम क्या कहेंगे, प्रांत कहेंगे, सॉरी परिसर कहेंगे। ठीक, अब आई होप आपको क्लियर हो गया कि प्रांत क्या है, परिसर क्या है। तो जो रिलेशन होगा उसमें जो प्रथम घटक को समुच्चय में रखेंगे तो प्रांत होगा, और द्वितीय घटक को समुच्चय में रखेंगे तो क्या होगा, परिसर होगा। अब देखिए आगे लिखा है, समुच्चय बी संबंध आर का सह प्रांत कहलाता है। अब कह रहे हैं कि जो समुच्चय बी है, ठीक, जो समुच्चय बी होगा मतलब बी में जितने भी अवयव हैं, तो बताइए यहाँ पे जो हमने सेट लिया था बी में कितने अवयव थे, ठीक, आपके पास कैंडिडेट थे, अली था, भानु था, विनाय था, चंद्रा था, दिव्या थी, तो टोटल 5 कैंडिडेट थे। तो कह रहे हैं कि जो समुच्चय बी होगा, ठीक, एक रास बी निकालते हैं तो जो बी होगा सेकंड वाला समुच्चय, जो समुच्चय बी है उस समुच्चय बी संबंध आर का सह प्रांत कहलाता है। सह प्रांत को इंग्लिश में क्या कहते हैं, को डोमेन कहते हैं, और प्रांत को क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। प्रांत को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं, ठीक, और इसको क्या कहते हैं, रेंज करते हैं। आपको ध्यान देना है कि 12th में जब एंट्री जो ही करेंगे आपको डोमेन, रेंज, ठीक, को डोमेन, ये सारी चीजें वहां पे मिलेंगी। ठीक, तो आपको इसको अच्छे समझ लेना है कि डोमेन क्या होता है, को डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, प्रांत क्या होता है, परिसर क्या होता है। ठीक है, ये सब चीजें आपको जान के रखनी है सही से, इसलिए आप डिफिनीशन सही से अपना नोटबुक तैयार करके रखेंगे 12th क्लास के लिए। ठीक, अब देखिए ध्यान से, तो कह रहा है कि समुच्चय बी जो है वह समुच्चय आर का सहप्रांत कहलाता है। मतलब समुच्चय बी में टोटली जितने एलिमेंट्स होंगे उनको हम क्या कहेंगे, संबंध आर का हम क्या कहेंगे, सहप्रांत कहेंगे, कोडोमेन कहेंगे। ठीक, अतः अब देखिए यहां से कंक्लूजन क्या निकलता है, इतने चीजें पढ़ने के बाद कंक्लूजन ये निकल जाती है कि सर जो परिसर होगा, परिसर तो सेट बी से ही आया है, परिसर जो होगा वो भी तो सेट बी से आया है, और सह प्रांत जो है वो तो पूरा का पूरा सेट बी ही कवर करता है। ठीक, मतलब एक रास बी करें तो बी
बी में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सहप्रांत होंगे। अगर आप मान लीजिए पी क्रॉस क्यू कभी करते हैं तो पी क्रॉस क्यू क्यू के जितने एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, सहप्रांत होंगे। ठीक है ना। तो अब इसका मतलब हुआ कि सर जो परिसर होता है वह रिलेशन से हमको मिलता है। परिसर जो होता है, जो रिलेशन आप बनाएंगे वो रिलेशन से मिलता है। रिलेशन के जो सेकंड एलिमेंट्स होते हैं उसको समुच्चय में रखते हैं तो वो चीजें मिलती हैं परिसर। और जो सहप्रांत होता है वो कहां से मिलता है, हमको सेट से मिल जाता है। कार्तीय गुणन में जो सेकंड समुच्चय होता है उसमें जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वहां से मिलता है। ठीक। तो इसका मतलब ये होगा कि परिसर जब भी होगा वो छोटा होगा सहप्रांत के कंपेयर में। ठीक। तो हम कहेंगे परिसर इज द सबसेट ऑफ द सहप्रांत। ठीक है ना। इसका मतलब जो रेंज है, रेंज इज द सबसेट ऑफ द क्या होगा, कोडोमेन होगा, सहप्रांत होगा। ये चीजें बार बार आपसे पेपर में पूछी जाती है, ये आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। ठीक। आगे चलिए नोट पॉइंट 2 देखते हैं कि नोट पॉइंट 2 क्या है। सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, कह रहे कि संबंध आर को रोस्टर या समुच्चय निर्माण विधि से प्रदर्शित करते हैं। सही बात है, यह चीजें आपको बताई गई पहले ही। तीसरा नोट पॉइंट है, कह रहा है कि एक तीर आरेख किसी संबंध का दृष्टि चित्रण होता है। ठीक। जो आपको हमने डायग्राम से दिखा उसी को हम लोग मैपिंग करते हैं, दृष्टि चित्रण करते हैं। ये भी बात सही है, ये भी नोट पॉइंट करके लिख सकते हैं। और नोट पॉइंट 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कह रहे हैं कि अगर एक सेट ए है और सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स मान लीजिए स्मॉल पी हैं। स्मॉल पी किसको डिनोट करता है कि सेट ए में अवयवों की संख्या पी है और सेट बी में मान लीजिए अवयवों की संख्या स्मॉल क्यू है। तो बताइए ए क्रॉस बी में, ए क्रॉस बी के मल्टीप्लीकेशन में अवयवों की संख्या कितनी होगी, पी क्यू होगी। तब संबंधों की कुल संख्या, तो आपसे संबंधों की संख्या पूछी जाएगी, तब संबंधों की जो कुल संख्या होगी वह होती है 2 के पावर पी क्यू। 2 के पावर पी क्यू होता है। अच्छा, आप समझना चाहेंगे कैसे होता है 2 के पावर पी क्यू कुल संबंधों की संख्या। तो बताइए कुल संबंधों की संख्या अगर आपको बनाना है, कुल संबंधों की अगर संख्या बनाना है तो बताइए वह कार्तीय गुणन का ही सबसेट तो होगा। अगर कार्तीय गुणन का ही सबसेट जो होता है वही संबंध होता है तो बताइए किसी भी कार्तीय गुणन, तो बताइए जो कार्तीय गुणन हो वो भी क्या है, एक समुच्चय है। तो बताइए किसी समुच्चय से कितने उप समुच्चय बनते हैं, तो किसी समुच्चय में अगर मान लीजिए n एलिमेंट्स हैं तो उप समुच्चय की संख्या कितनी बनती है, 2 के पावर n। तो बताइए इस कार्तीय गुणन में कुल कितने एलिमेंट्स हैं, पी क्यू। ठीक। अगर पी क्यू एलिमेंट्स हैं तो संबंधों की कुल संख्या क्या बनेंगे, 2 के पावर n, मतलब 2 के पावर पी क्यू। ठीक है ना। ये चीजें आप लोग सेट में पढ़ चुके हैं। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर नोट पॉइंट 5 पांचवा पॉइंट देखते हैं। कह रहा है कि ए से ए के संबंध को ए पर संबंध कहा जाता है। मतलब कभी कभी दो सेट ए और बी न देके कहेगा कि आपके पास एक ही सेट ए है और ए का संबंध ए से ही बनाएगा। ठीक। ए को एक ही ए से, सेट ए को उसी से रिलेट करेगा तो उसे हम कहते हैं ए पर संबंध, मतलब रिलेशन ऑन ओनली ए। ठीक। मतलब उसी पर रिलेशन होगा, कोई दूसरा सेट नहीं होगा, तो उसे ए पर संबंध कहा जाता है। ठीक है ना। अब आगे अब एक क्वेश्चन लेते हैं, आप क्वेश्चन समझते हैं। अब एक क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन एक आध दो लगा लेंगे तो उसके बाद आप 2.2 के क्वेश्चन सभी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए सेट ए हमारा है, सेट ए में मान लीजिए 1 2 3 तीन एलिमेंट्स हैं और सेट में बी में डी और ई है। तो कह रहा है कि ए से बी के संबंध में संबंधों की कुल संख्या बताइए। तो बता सकते हैं आप ए से बी के संबंध में कुल संबंधों की संख्या। ठीक। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रिलेशन आर, तो बताइए क्या होता है, 2 के पावर पी क्यू। तो बताइए इसमें कितने एलिमेंट्स, 3, इसमें कितने एलिमेंट, 2। तो बताइए 2 के पावर कितना हो जाएगा, तो 2 के पावर यहाँ पे 6 मिलेगा। ठीक। 2 के पावर पी क्यू, तो पी क्यू 3 दूना 6 के 2 के पावर 6, 2 के पावर 6 की वैल्यू कितनी होगी, 64। तो यहाँ पे आंसर कितना आ गया, 64। ठीक है। तो आपका आंसर यहाँ पे 64 मिल गया। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, क्वेश्चन ए कह रहा है, क्वेश्चन ए है हमारे पास कि मान लीजिए कि सेट ए बराबर 1 2 3 और डॉट 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 कितने एलिमेंट्स है, 14। मतलब 1 से लेके 14 एलिमेंट्स हैं। ठीक। 1 से लेके 14 एलिमेंट्स हैं। और जो रिलेशन है, जो रिलेशन, अब देखिए रिलेशन जो बनेगा अब यहाँ पे किस फॉर्म में लिखा है, तो बताइए यह कौन सा रूप होता है। ठीक। तो यह समुच्चय निर्माण विधि है। ठीक। तो अब कह रहा है कि समुच्चय आर में जो क्रमिक युग्म है, तो क्रमिक युग्म यक्स कामा वाई सच दैट, कोलन का मतलब क्या होता है, सच दैट यक्स कामा वाई इस प्रकार है कि 3x माइनस वाई इक्वल टू हमेशा क्या होगा, 0 होगा। मतलब आप जो क्रमिक युग्म यक्स कामा वाई बनाएंगे, ठीक, यक्स कामा वाई जो बनाएंगे उसमें 3x माइनस वाई हम करने पर हमेशा आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अगर 3x माइनस वाई करने पर इक्वल टू 0 मिलता है तभी वो क्रमिक युग्म आपका यक्स कामा वाई बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। अच्छा, जहां यक्स वाई किससे बिलोंग करेगा, सेट ए से बिलोंग करेगा। तो देखिए ये हमने आपको तो बताई थी स्टार्टिंग में, यहाँ पर स्टार्टिंग में ये 5वां हमने नोट पॉइंट करके आपको बताया था कि सेट ए का ऐसे ही अगर संबंध हो तो रिलेशन ऑन ए बोलते हैं। ठीक, तो वही चीजें आपको यहाँ पर भी है। तो बताइए एक ही सेट है, ठीक है, ऐसा तो नहीं कि दूसरा बी सेट हो। अगर दूसरा सेट होता तो ए क्रॉस बी करते तो उससे जो कार्तीय गुणन मिलता उस, अब कार्तीय गुणन से जो एलिमेंट्स आते वो क्या होते आपके, वह आपके उप समुच्चय जो उसके बनते वो रिलेशन बनाते।
अब कह रहा है कि ये रिलेशन आपको बता दिया कि ये रिलेशन है, तो कह रहा है कि ए से ए के संबंध लिखिए, ठीक, ए से ए का संबंध लिखिए, ठीक, इसके प्रांत, सहप्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। यही हमने चर्चा की थी कि प्रांत, परिसर और सहप्रांत क्या होता है। तो देखिए प्रांत, परिसर, सहप्रांत, परिसर क्या होता है। तो सहप्रांत तो आप तो खुद ही बता सकते हैं। तो बताइए क्या बताइए, ए से संबंध है तो ए इंटू ए बनेगा। जब ए इंटू ए बनेगा यहाँ पर तो सभी क्रमिक युग्म आएंगे यहाँ पर। तो बताइए सेट जो सहप्रांत होगा, सहप्रांत आप तुरंत लिख सकते हैं। तो बताइए सेकेंड एलिमेंट्स होंगे, तो बताइए सेट ए में 1 से लेकर 14 तक एलिमेंट्स है, तो बताइए सेकेंड एलिमेंट्स 1 से लेकर 14 तक ही तो आने हैं, ठीक। इसका मतलब जो सहप्रांत होगा, अगर हम सहप्रांत लिखना चाहें तो सहप्रांत तुरंत लिख सकते हैं। तो बताइए सहप्रांत में कौन कौन सा आ जाएंगे, ठीक, 1 2 3, ठीक, ऐसे कहां तक आपको मिल जाएंगे 14। तो सहप्रांत आपको तो तुरंत मिल गया कि सहप्रांत ही है। अच्छा, अब बात आएगी प्रांत और परिसर की, ठीक। प्रांत और परिसर कैसे मिलेगा, तो प्रांत और परिसर हमेशा किसे मिलता है बताइए जल्दी से, तो रिलेशन से मिलता है। पहले तो आप रिलेशन बनाएंगे ना, ठीक, रिलेशन बनाएंगे तभी तो आपको परिसर और प्रांत मिलेगा। आपको हमेशा दिमाग में रखना है कि प्रांत और परिसर हमेशा रिलेशन से ही मिलता है, और सहप्रांत तो आप ऑटोमेटिक निकाल सकते हैं जो आपका कार्तीय गुणन होगा, ठीक, उसी से जो सेकेंड एलिमेंट्स होगा, जो सेकेंड समुच्चय होगा, ठीक, उसी के जितने अवयव होंगे वही सहप्रांत होते हैं। अब यहाँ पर हम रिलेशन बनाते हैं, तो देखिए रिलेशन यहाँ पे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो कह रहा है x और y a से बिलोंग करेगा, और 3x माइनस वाई इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, यही है। अच्छा, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 होना चाहिए, इसका मतलब हम ये भी लिख सकते हैं कि 3x माइनस वाई इक्वल टू अगर 0 होना चाहिए तो बताइए y इक्वल टू कितना होना चाहिए, 3x होना चाहिए। हाँ, देखिए रिलेशन बनाते हैं तो कैपिटल R इक्वल टू, तो ये 3x माइनस वाई इक्वल टू अगर 0 है तो बताइए y इक्वल टू कितना है, 3x। तो y इक्वल टू 3x है, तो अब x y किसे बिलोंग करते हैं, सेट ए से बिलोंग करते हैं। तो सबसे पहले x का वैल्यू हम 1 लेते हैं। तो अगर x का वैल्यू यहाँ पे 1 लेंगे तो बताइए अगर x का वैल्यू 1 होगा तो y का वैल्यू कितना होगा, 3 होगा। अगर x का वैल्यू 1 होगा तो y का वैल्यू कितना होगा, तो x इक्वल टू 1 पुट करेंगे, y इक्वल टू 3 मिलेगा। तो बताइए x इक्वल टू 1 पर अगर y इक्वल टू आपको 3 मिल गया, y इक्वल टू कितना मिला, 3। तो पहले आप देख लीजिए कि x की वैल्यू पुट करते जाइए और y की वैल्यू देखिए इसी से बिलोंग कर रहा है कि नहीं। तो y की वैल्यू 3 मिल गई, तो देखिए इसमें 3 है, इसका मतलब ये पेयर बनेगा, ठीक। अब x का वैल्यू 2 लीजिए, अब 2 3 कितना हो जाएगा, 6। तो देखिए 6 है, सेट में है, इसका मतलब ये भी बनेगा। अच्छा, 3 3 तरीका 9, ये भी 9 सेट में है। अच्छा, आगे चलिए 4, ठीक, 4 और 4 तय कितना हो जाएगा, 12 12 सेट में है, इसका मतलब बनेगा। अच्छा, अगला अगर हम 5 लेते हैं तो 5 तय 15, देखिए 15। अच्छा, x और a क्या है, x कामा y है, तो x और कामा y किससे बिलोंग करनी चाहिए, सेट a से। तो बताइए 5 सेट a में है। अच्छा, क्या 15 सेट a में है, नहीं है, इसका मतलब यह क्रमिक युग्म नहीं बनेगा। अच्छा, अगला भी चेक कर ले, 6 और 6 3 18, 6 कामा 18, तो बताइए 18, इसका मतलब आगे जो 7 होंगे 8 होंगे, ठीक, उसके करस्पॉन्डिंग y की कोई भी वैल्यू सेट a में नहीं आएगी, इसका मतलब आगे की पेयर नहीं बन सकती। तो बताइए रिलेशन हमारा क्या बन गया, हमारा रिलेशन बन गया, तैयार हो गया, 1 कामा 3, 2 कामा 6, 3 कामा 9, 4 कामा 12, ठीक है ना। अच्छा, अब आपको क्या लिखना है, प्रांत लिखना है। तो बताइए प्रांत क्या होते हैं, प्रथम घटक को आप समुच्चय में लिख दीजिए, प्रथम घटक को। तो 1 2 3 4, तो बताइए क्या आ गया, 1 2 3 4। अच्छा, आपको क्या लिखना है, परिसर लिखना है, परिसर, ठीक। तो परिसर अगर लिखना है तो बताइए परिसर क्या होता है, ठीक। अगर आपको परिसर लिखना है तो परिसर द्वितीय घटक होता है 3 6 9 12। तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 6 9 और 12। तो ये टोटल डिस्कशन हो गया आपका 2.2 का जो कंसेप्ट था। आगे हम 2.3 के बारे में डिस्कस करेंगे।